रोज़नामा ख़बरें के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा के चुनाव में जो 2024 में होने वाले हैं, बमुश्किल 750 दिन रह गए हैं और आप ये देख रहे हैं कि जहां एक तरफ हुक्मरान जमात पूरी तैयारी के साथ मैदान में कूद पड़ी है, वहीं अपोजिशन पार्टियां भी अपना कील कांटा दुरुस्त करने में लगी हुई हैं। ये पटना में नीतीश कुमार के बुलावे पर एक मीटिंग हुई जिसमें 15 पार्टियों के सीनियर लीडर शरीक हुए, जिससे ये लगता है कि अपोजिशन को ये यकीन हो गया है कि अगर 2024 में वो 1-2-1 के फार्मूले पर अमल करने में नाकाम रहे तो 2024 के बाद उनका कोई नाम लेवा भी नहीं रहेगा। ये अलग बात है कि इस इत्तेहाद को अमली शक्ल में आने में कितना वक्त लगेगा और क्या ये स्वाभाविक है, क्या ये अमलन ऐसा हो सकता है। ये अपोजिशन लीडर जिनकी बड़ी बड़ी आरजुएँ तमन्नाएँ हैं, सब ताले आज़मा हैं, सबके दिलों में बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं, क्या वो एक मंच पर आकर एक उम्मीदवार के मुकाबले में एक उम्मीदवार खड़ा कर सकेंगे ताकि बीजेपी को फाइट दी जा सके। इसका जवाब आने वाले वक्त में छुपा हुआ है, लेकिन इस वक्त ये हमारा मौजू नहीं है। इन इंतखाबात के पस मंज़र को जहन में रखिए और गुज़िश्ता दिनों मुस्लिम लीडरों की भोपाल में एक मीटिंग हुई। वो मीटिंग बहुत ही खामोशी के साथ की गई। उसमें हिंदुस्तान की तमाम काबिल ज़िक्र मुस्लिम जमातों के लीडर मौजूद थे, ख्वाह वो जमातें सियासी हों या मजहबी हों या नीम मजहबी और नीम सियासी हों। उनके वो लीडर जो सरगर्म हैं, जिनको लोग जानते हैं, वो उसमें शरीक हुए। मिसाल के तौर पर उसमें जमीयत उलमा के मौलाना महमूद मदनी, जमात इस्लामी के अमीर सैयद सादुल्लाह हुसैनी और उनकी टीम के 2-3 लोग, मौलाना महमूद मदनी के साथ उनकी टीम के 2-3 सीनियर लोग, जमीयत अहले हदीस के सरबरा मौलाना असगर अली इमाम सल्फ़ी साहब, मिली कौंसिल के कई सीनियर लीडर मौलाना यासीन उस्मानी साहब वग़ैरह उसमें शरीक हुए। इसके अलावा कई उलमा भी ज़ाती हैसियत से उस मीटिंग में शरीक थे। हमें ये समझना ज़रूरी है, ये जानने से पहले कि वहाँ हुआ क्या। ये उस मीटिंग का एक तसलसल था जो गुज़िश्ता कई महीनों से मुस्लिम जमातों के लीडर 1-2 महीने के वक्फे से मुलाकातें कर रहे हैं। ये अलग बात है कि इन मुलाकातों को मीडिया पर नहीं लाया जाता, मीडिया में डिस्कशन नहीं होता। इससे पहले ये लोग कोचीन में मिले थे, अब भोपाल में मुलाकात हुई और अगली मीटिंग इनकी बेंगलोर में होगी। तो सवाल ये है कि आखिर ये मीटिंग क्यों हो रही हैं और भोपाल की मीटिंग में क्या तय हुआ, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले जो मीटिंग हुई, उसकी मीटिंग का पहला मकसद तो ये था कि जब आरएसएस के साथ गुफ्तगू के लिए मुस्लिम लीडरों ने अपने दरमियान एक हम आहंगी, एक मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करने के लिए गैर रस्मी तौर से मुलाकात की थी। जैसा कि आप जानते हैं कि शाहिद सिद्दीकी, एसवाई कुरैशी, नजीब जंग वग़ैरह के साथ जो हमारे सिविल सोसाइटी के सीनियर और मुमताज़ लोग हैं, एक डायलॉग का आगाज़ हुआ था। पहले इन लोगों ने भागवत से मुलाकात की थी, इसके बाद आरएसएस के नुमाइंदों के साथ मुस्लिम जमातों के लीडरों ने गुफ्तगू की थी, जिसके बाद से मुसलमानों के अंदर एक ये सवाल पैदा हुआ कि आखिर ये मीटिंग क्यों हो रही है। इफ़हाम तफ़हीम पैदा करने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए ये मीटिंग हो रही है, गलत फहमियाँ दूर करने के लिए हो रही है। ज़ाहिर है कि एक सा मकसद यही था और इसी मकसद के तहत मीटिंग भी हुई। लेकिन इन मीटिंगों का नतीजा क्या निकला? ऐसा लगता है कि मुस्लिम जमातों के लीडरों में उस मीटिंग के ताल्लुक़ से एक मायूसी पाई जाती है। उनको ये लगा कि आरएसएस उसके तय संजीदा नहीं है। जब उस मीटिंग में शामिल कुछ लोगों से गुफ्तगू की तो उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि वो गर्मजोशी नज़र नहीं आई जो मतलूब थी, वो लगाव नज़र नहीं आया जो उसका तकाज़ा था।
वो नीयत जो होती है किसी भी मसले को हल करने के लिए, वो नीयत वहाँ कहीं दिखाई नहीं दी। तो इधर से जो गर्मजोशी का इजहार हो रहा था और ये कहा जा रहा था कि मुल्क के अंदर जो नफ़रती माहौल है, जो एक हिंदू मुसलमान के दरमियान, मुख्तलिफ़ तबक़ात के दरमियान जिस तरह की कशमकश शुरू हो गई है और नफ़रत को बाकायदा किसी मुहिम के साथ उबाल दिया जा रहा है, उसको फैलाया जा रहा है। जैसा कि हमने अभी उत्तराखंड में देखा कि जहाँ पर पोस्टर लगा दिए गए कि फ़लाँ तारीख तक मक़लियतें यानी मुसलमान इलाक़ों को खाली कर दें, अगर वो खाली नहीं करेंगे तो उनके साथ जो कुछ भी होगा उसके ज़िम्मेदार वो खुद होंगे। और लोगों ने पलायन भी किया। जैसा कि आप जानते हैं तकरीबन वहाँ जो 41 परिवार रहते थे वो चले गए। ये अलग बात है कि उनको बात को मीडिया के एक सेशन की साजिश का एहसास हुआ और उनको लगा कि यह गलत हुआ है, तो उन्होंने अपील करके उन लोगों को वापस बुलाया। बहरहाल, तो भोपाल में जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में 2-3 मोटी मोटी बातें जो रोज़नामा ख़बरें को अपने ज़राए से मौसूल हुई हैं, वो 2-3 बातें तय की गई हैं। हम इलेक्शन के पस मंज़र को सामने रख के अगर उन बातों पर गौर करेंगे तो हमको लगेगा कि ये बहुत अच्छा फ़ैसले हुए हैं और ये फ़ैसला और पहले होना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। उस मीटिंग में जिसमें मुसलमानों की तमाम बड़ी जमातों के नुमाइंदे मौजूद थे, ये मीटिंग जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में इंतखाबात के अमल से ऐन पहले मुनक़िद हुई थी, जो तकरीबन 2 दिन तक चली, उसमें जो अहम फ़ैसले हुए हैं उसमें सबसे बड़ा फ़ैसला ये किया गया है कि अब मुस्लिम जमातें या उनके नुमाइंदे आरएसएस के साथ कोई डायलॉग नहीं करेंगे। कम से कम 2024 के इंतखाबात यानी लोकसभा के इलेक्शन तक इस तरह की कोई भी मीटिंग अब नहीं होगी, क्योंकि इससे गलतफहमियाँ कम होने के बजाय गलतफहमियाँ फैल ज़्यादा रही थीं और उससे जो नताइज मतलूब थे वो तो हासिल नहीं हो रहे थे, लेकिन मुस्लिम लीडरों के बारे में, मुस्लिम जमातों के बारे में एक शकूक व शुबहात का एक माहौल पैदा किया जा रहा था। और पहली बार ऐसा हुआ कि बाज़ाब्ता ख़बर आरएसएस के प्लेटफार्म से लीक की गई थी उन मुज़ाकरात की, जबकि हुआ ये था कि जब किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे, जब चीज़ों को सामने बयान कर दिया जाएगा। तो ये तय हुआ है कि 2024 तक आरएसएस के साथ किसी भी तरह का कोई डायलॉग नहीं होगा। ये उसूली तौर पर तय किया गया है, क्योंकि ये कोई मुश्तरका प्लेटफार्म नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई अखलाकी तौर पर तो पाबंद किया जा सकता है, लेकिन उसूली और कानूनी तौर पर पाबंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें जो भी जमातें शरीक हैं उन सब की अपनी अपनी हैसियत है। वो अपनी अपनी ज़रूरतों, मसलहतों और तकाज़ों के मुताबिक फ़ैसला करने के लिए आज़ाद हैं। उसके बावजूद भी बड़ी मुस्लिम जमातों ने यह तय किया है कि जब भी कोई कौमी या मिली मसला आएगा जिसकी जो संगीन होगा, जो तवज्जो तलब होगा, तो हम लोग बैठकर उसके बारे में एक मुश्तरका राय इख्तियार करेंगे। तो एक ये बड़ा फ़ैसला हुआ है। हालांकि उस मीटिंग में शरीक एक ज़रिए ने यह कहा कि ऐसा कोई कतई फ़ैसला नहीं हुआ है कि आरएसएस से नहीं मिला जाएगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि उसूली तौर पर इस बात को तय कर लिया गया है कि 2024 तक कोई भी बातचीत नहीं की जाएगी। उसके बाद होगी या नहीं होगी वो आने वाले हालात और वक्त के मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात जो तय की गई है वो ये है कि 2024 तक, मैं 2024 इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि ये फ़ैसले 2024 यानी लोकसभा इलेक्शन को मद्देनज़र रखकर किए गए हैं कि 2024 तक मुस्लिम जमातों के नुमाइंदे किसी भी सरकारी ज़िम्मेदार से, यानी वज़ीर हो, वज़ीर आज़म हो, उनसे मुलाकात नहीं करेंगे। ये एक उसूली बात है। लेकिन अगर कोई गैर मामूली हालात पैदा होते हैं कि जब मिलना ज़रूरी हो जाए, तो उसके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। लेकिन उसूली तौर पर तय हो गया है कि अब उनके साथ 2024 के इलेक्शन तक किसी भी तरह का कोई मुलाकात नहीं होगी। एक तीसरी बात वो भी बहुत अहम है जो मुस्लिम लीडरों ने तय की है, वो ये है कि हम अपोजिशन लीडरों के साथ, अपोजिशन पार्टियों के साथ मुलाकातें करेंगे, उनसे उनका एजेंडा जानेंगे, उनसे उनके इलेक्शन के ताल्लुक़ से उनकी पॉलिसी, उनके प्रोग्राम्स
के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए, इस मुल्क के आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस मुल्क के आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए उनके पास क्या एजेंडा है। नफ़रती माहौल को ख़त्म करने के लिए, मोहब्बत की दुकानें खोलने के लिए उनके पास क्या क्या बातें हैं जिनको वो इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। क्या इस मुज़ाकरात में बीजेपी को भी शामिल किया गया है या नहीं, इसके बारे में खामोशी है। लेकिन तकाज़ा तो ये है कि जब बीजेपी भी एक वो पार्टी है जो इक़्तिदार में है और इक़्तिदार में दोबारा आने की दावेदार भी है, तो सियासी तौर पर हर पार्टी के साथ मुज़ाकरात के लिए दरवाज़े खुले रहना चाहिए, भले ही वो हमारी दुश्मन हो या भले ही वो हम उसको अपना दोस्त समझते हों। जो हमारे दोस्त कहलाते हैं उन्होंने भी दोस्ती का हक़ अदा नहीं किया है। अगर दुश्मनों ने अपनी दुश्मनी का हक़ अदा किया है तो उनकी दुश्मनी को कम करने के लिए या उनकी दुश्मनी की हिद्दत को और शिद्दत को समझने के लिए उनसे गुफ्तगू अगर करना मुनासिब हो तो उसको भी किया जाना चाहिए, क्योंकि हम इस मुल्क की किसी भी पार्टी के लिए ख़ुद को नर्म निवाला और लुक़्मे तर अगर हम किसी को बनाकर अपने आप को बनाकर रखते हैं तो इससे बड़ी हमारी नादानी कोई नहीं है। क्योंकि हर पार्टी ने मुसलमानों को हुक्मरान पार्टी के आके खड़ा कर दिया है, तुम लड़ो, तुम मरो, तुम इस लड़ाई को लड़ो, फिर हम इसका फल खाएंगे। यानी सेकुलरिज़्म का सारा ठेका, सारी जिम्मेदारी, इस मुल्क के आइन को बचाने की सारा ठेका, सारी जिम्मेदारी मुसलमानों ने अपने सर कुछ ले ली है, कुछ उनके सर पर डाल दी गई है। ये क्या हिमाकत है या ये ज़हानत है, ये मजबूरी है, क्या है, इसके बारे में तो हमारे लीडर ही फैसला करेंगे। और आखिरी बात, ये फ़ैसले सही हैं या गलत ये हमारा मकसद नहीं है। सही है या गलत इसका फ़ैसला करना आपका काम है। ये फ़ैसले जो किए गए हैं, इसका जो पस मंज़र है, अगर हम उसको जहन में नहीं रखेंगे तो हमें इन फ़ैसलों की अहमियत का पता और एहसास नहीं हो सकेगा। लेकिन लगता ये है कि ये दूररस असरात के हामिल फ़ैसले हैं, बर वक्त ये कदम उठाया गया है और यकीनन इसके अच्छे और मुस्बत नताइज की उम्मीद करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही।